हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 11th हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को पढ़ना। पाठ का नाम है धूपगढ़ की सुबह सांझ, जिसका केंद्रीय भाव पढ़ते हैं पहले हम, फिर जानते हैं कि लेखक धूपगढ़ की सुबह और सांझ के बारे में क्या चर्चा कर रहा है इस पाठ के माध्यम से। केंद्रीय भाव। अपने सूर्योदय एवं सूर्यास्त के नयनाभिराम दृश्यों के लिए पर्यटकों में विख्यात पचमढ़ी स्थित धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। डॉक्टर श्री राम परिहार ने अपने इस निबंध में इसी धूपगढ़ की प्रातः और संध्या बेला का छायावादी चित्रण किया है। तो लेखक ने इस पाठ में संध्या मतलब शाम और प्रातः मतलब सुबह, दोनों शाम और सुबह की समय का वर्णन किया हुआ है। लेखक ने इसमें सुबह और सांझ के दो चिर प्रतीकों के माध्यम से जीवन में और मृत्यु, सुख और दुख, आदि और अंत, उतार और चढ़ाव के गतिशील कालक्रम का शब्दांकन किया है। तो लेखक ने क्या किया है, सुख और दुख से जोड़ा है, आदि और अंत से जोड़ा, उतार और चढ़ाव, जीवन की दो बिंदुओं को लेकर इस पाठ को, इस निबंध को लिखा है। आलेख में प्रकृति में के मनोरम दृश्य, वनवासियों के अभावग्रस्त किंतु उन्मुक्त जीवन शैली तथा वन्य पशुओं और वन्य प्रदेश की बनैली गंध है। लेखक ने सुबह और सांझ के द्वारा जीवन के संघर्ष और विश्व शांति के परस्पर संबंध, संतुलन और सामंजस्य को व्यक्त किया है। निबंध में प्रकृति का ज्ञान और चेतना का विज्ञान, गति भी है और विराम भी। इसमें जीवन का राग है और आत्मा का विराग भी है। सुबह और सांझ एक दूसरे के विलोम नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। लेखक इस शब्द सेतु से मन मस्तिष्क को धूपगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य तक पहुंचाने में सफल है। तो यहाँ लेखक ने इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से मनुष्य के विभिन्न पहलुओं को छुआ है। पहले जानते हैं लेखक के जीवन काल के बारे में, जीवन परिचय के बारे में, जो हैं हमारे लेखक श्री राम परिहार जी। तो श्री राम परिहार जी, डॉक्टर श्री राम परिहार जी, इनका जन्म खंडवा जिले के छोटे से गांव फिफरिया में 16 जनवरी सन 1952 में हुआ था। आपके पिता देवाजी परिहार कृषक थे। कृषक मतलब जो खेती किसानी करते हैं। आपका बचपन गांव के प्राकृतिक सौंदर्य में व्यतीत हुआ। माता श्रीमती लखू देवी द्वारा बचपन से लोकगीतों एवं लोक संस्कारों का वातावरण प्राप्त हुआ। अतः आपकी लेखनी में लोक संस्कृति के दर्शन अनायास ही होने लगता है। वर्तमान में आप उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। आपकी प्रमुख रचनाओं में आँच अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, धूप का अवसाद, ठिठके पल पंखुरी पर, चौकस रहना, झड़ते फूल हर श्रृंगार के, हंसा कहो पुरातन बात आदि। अनेक साहित्य संस्थाओं द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें बागीश्वरी पुरस्कार, ईश्वरी पुरस्कार, दुष्यंत कुमार राष्ट्रीय अलंकरण आदि प्रमुख है। श्री राम परिहार की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। आपने अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए ललित शैली का प्रयोग किया है, जो आपकी विशेषता है। तो ये थे हमारे श्री राम परिहार जी। आइए जानते हैं इनके इस पाठ के बारे में, इस निबंध के बारे में। समय की डाली पर सुबह और सांझ के दो फूल खिले हैं। दोनों का वर्ण एक ही है, एक होते हुए भी सुगंध भिन्न भिन्न है। तो लेखक कहना चाह रहा है कि समय की डाली, समय के चक्र में दो फूल खिले हुए हैं, सुबह और सांझ, लेकिन दोनों के वर्ण एक ही हैं। क्या सुबह के टाइम भी थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा सा उजाला रहता है, ऐसे ही शाम के टाइम भी थोड़ा अंधेरा, थोड़ा उजाला रहता है, लेकिन दोनों की सुगंध मतलब
सुबह के समय का वातावरण अलग रहता है और शाम के समय का वातावरण का अनुभव अलग रहता है। दोनों समय से स्थितियों के प्रस्थान के बिंदु हैं और दोनों ही समय सुबह जो है वो आगे बढ़ती है तो दिन को लाती है, और शाम जो है, शाम का समय जो आगे बढ़ता है वह रात को लेके आता है। तो दोनों ही प्रस्थान के बिंदु हैं। वसुंधरा पर मासूम रंगों के अदृश्य कूंची से उकेरे जाने वाले दिक्काल के उद्गम हैं। सुबह बघेरियों के पंखों पर गतिमान होकर नए देश क्षितिज तक जाती है। सांझ उन्हीं पंखों पर ढेर सारा आत्मविश्वास और कर्म पूर्णता की तृप्ति लेकर अपने घर गांव को लौटती है। तो लेखक कह रहा है कि सुबह जो पंख बखेरू जो भी पक्षी जीव जंतु है वह अपने सुबह को शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी अपना दिन अपने कर्म करने में लगाते हैं। और सांझ को क्या कह रहा है लेखक? सांझ को कह रहा है कि वहीं जो शाम होती है तो शाम के समय जो पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, वह अपने कर्म की पूर्णता को, अपने कर्म योग को पूरा समझकर अपने आप को तृप्त समझते हैं और अपने घर परिवार के पास लौटते हैं अपने विश्राम करने के लिए। सवेरा पाँव में पंख लगाकर जीवन को अग्निकण चुनने भेजता है। सांझ अग्निमय जीवन को कल्याणी शीतल आँच के साथ घर लौटाती है। पिता की सी प्रेरणा और शक्ति संपन्नता सवेरे के पास है। माँ की सी ममता और हृदय रसज्ञता सांझ के पास है। तो सुबह को क्या कह रहा है लेकर? सुबह को पिता बता रहा है कि पिता प्रेरणा देता है जीवन को जीने की, आगे बढ़ने की, कुछ करके दिखाने की। और शाम को क्या कह रहा है? शाम को माँ कह रहा है कि शाम माँ के समान होती है, जो शीतलता प्रदान करती है, हमारे हृदय में रस भरती है और हमको शांति देती है। उसकी ममता को प्रकृति पत्र पर अलिखित पाती सा देखते हैं। उसकी रसज्ञता फलों के रसों में और जीवन के रस के अनुभव करते हैं। सांझ नई भोर तक जाने तक की यात्रा का आरंभ है। वैसे तो कई सुबहों और शामों की प्रकाश भीगी पलकों पर उठते हैं। यहाँ लेखक बहुत कुछ अपने वातावरण से बताना चाह रहा है। गिरते देखा है, परंतु उन सांझों में एक सांझ यादों के व्रत पर फल की तरह लगी हुई है। धूपगढ़ की सांझ का रूप, रंग, आकार, रस सब कुछ निराकार बनकर मन में अंतरिक्ष में फैला हुआ है। पचमढ़ी पर्वतों की रानी कही जाती है। सतपुड़ा का सारा निसर्गत सौंदर्य पचमढ़ी की गोद में झूल रहा है। खाइयाँ और पहाड़ियाँ अपनी अपनी दिशा में जाकर गहराइयों और ऊंचाइयों का नाप बन जाती हैं। खाइयाँ अनमापी गहराइयों को नापती सी लगती हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है लेखक धूपगढ़ की सुंदरता के बारे में चित्रण कर रहा है और बता रहा है कि ऐसे लगता है कि जो वहाँ की खाइयाँ हैं वह क्या कर रही हैं? पहाड़ियों का नाप ले रही हों, ऊंचाइयों को नाप तोल रही हूँ। आगे है, ऊंचाइयों को गौरव देती हैं इसी पचमढ़ी में स्थित धूपगढ़। सुबह आकर सबसे पहले इसे प्रणाम करती हैं। तो धूपगढ़ की चोटी में क्या लगता है? जो यहाँ पर कोहरा है, धूप है, छाँव है, वह क्या कर लगता है? ऐसे लगता है जैसे सुबह उसको धूपगढ़ की चोटी को प्रणाम कर रही हूँ। सांझ जाते समय आखिर में इससे विदा लेती है और शाम के समय क्या लगता है कि यही सब उनसे विदा ले रही हैं। प्रकाश समय सबसे लंबा स्नान यही करता है। धूपगढ़ की सुबह निराली है, धूपगढ़ की सांझ सुहानी है। धूपगढ़ सतपुड़ा का गौरव है। इस गौरव को सुबह सांझ धूप स्नान कराती है। तो धूपगढ़ की चोटी में धूप क्या लगती है? धूप के कारण सुबह और सांझ दोनों ही सुहानी लगती है और कुमकुम और रोली का टीका भी लगाती है। धूपगढ़ की उज्जवल हंसी वनस्पतियों की रूखी नंगी देह को शीतल स्पर्श देने की कोशिश करती हैं। धूपगढ़
स्थित पेड़ों से 2-4 पत्ते घर लौटते बनवासी की पाग पर गिर जाते हैं। 2-4 फूल बनवासी स्त्री की चूनर में टक जाते हैं। यह देख सांझ की आंखों में करुणा उभर आती है। धूपगढ़ की सुबह देखी, सांझ भी देखी। दोनों में किसका सौंदर्य ज़्यादा है, किसका रंग घना है, किसका प्रभाव गहरा है, नहीं कह सकते हैं। यह तुलना ही अनुचित है। सुबह सुबह है, सांझ सांझ है। दोनों की अपनी ही दुनिया है, अपनी महिमा है, अपना सम्मोहन है। सामान्यतः सुबह और सांझ अपने प्राकृतिक चक्र के कारण सहज रूप में आती जाती है। इनके होने में प्रकृति की इच्छा भी अभिव्यक्ति होती है। प्रकृति की इच्छा ही अभिव्यक्त होती है। उसी निसर्ग का आह्लाद अपने में पिघलकर बगड़ता है। परंतु स्थान स्थान पर इन सुबह सांझों की मुद्राएं और भंगिमाएं भिन्न भिन्न होती हैं। कोई स्थान ऐसा होता है कि उसे पाकर प्रकृति श्रृंगारिक हो उठती है, जिसके होने से उस भूभाग के क्षितिज तक निशि वासर उत्सव मनाता रहता है। उस वन क्षेत्र के जीवों की निर्धनता का भी एक सुख होता है। भौतिक निर्धनता की पूर्ति उस क्षेत्र में प्रकृति अपने सानिध्य के सुख से करती है। इस तरह के सुख के केंद्र में स्वतंत्रता और उन्मुक्तता होती है। जो मनुष्य मनुतर जीवों की प्रकृति है, तो यहाँ मनुष्य क्या है, यहाँ सुंदरता क्या है। निबंध में लेखक कह रहा है कि हम इसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते, ना इसमें अंतर कर सकते हैं कि सुबह की सुंदरता ज़्यादा सुंदर है या कम सुंदर है, या शाम की सुंदरता ज़्यादा सुंदर है या कम सुंदर है। दोनों का ही अपना महत्व बता रहा है। लेखक कह रहा है दोनों का अपना एक अलग महत्व है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही सुंदर हैं। प्रकृति की सुंदरता के बारे में धूपगढ़ में जाकर लेखक ने इस सुंदरता का अनुभव किया। आगे है, धूपगढ़ की सुबह को देखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना होता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सुबह 4 बजे के टाइम, 5 बजे के टाइम जल्दी जागना होता है। घर घर नांद वाली लोह गाड़ी का पर सवार होकर वन बनलरियों के बीच ऊपर चढ़ना होता है, तो पहाड़ी पर चढ़ना होता है। बीच में छोटी गहरी नदी पार करनी होती है और नदी को भी पार करना पड़ता है। फिर एक अनबूझी अनमापी चढ़ाई पर बढ़ते हुए, तो जिसकी नाप हमने नापी नहीं है, जिस पर हमने चढ़ के नहीं देखा, उस पर भी हमको चढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। परिकल्पना के पंखों पर तैरते हुए ऊपर ऊपर चढ़ते चले जाना। गोल गोल घुमावदार पथ पर कहीं कहीं हल्का सा टकराव हुआ भय दबे पांव आता है। उधर सिंह रहता है। कल की एक गाय और को चौरागढ़ के पास सिंह ने मार डाला, तो एक भय भी मन में रहता है कि यहाँ पर मैं जो टेढ़े मेढ़े रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इन पर चढ़ते जा रहा हूँ, और यहाँ पर शेर भी रहते हैं जिसने कल एक गाय को मार दिया था, और चढ़ाई भी बहुत ही कठिन है। विकट चढ़ाई, नीचे देखें तो सांस रुक जाती है, जान पड़ती है। ऊपर देखो तो कांतिपूर्ण प्रातः मुख को देख लेने की आशा आमंत्रण बांटती सी नजर आती है। तो लेखक कहता है कि नीचे देखो तो ऐसे लगता है कि अभी मर जाएंगे, और ऊपर देखो तो ऐसे लगता है कि मुझको ये सुंदरता का अनुभव करना है, इसको देखना है। ऊपर चढ़ने की इच्छा अपने आप ही जन्म लेती है। धूपगढ़ का पूर्वी छोर, जहाँ से सूर्योदय दिखाई देता है, वह सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी, और जिस पर सूर्योदय बहुत ही मनोरम सुंदर दिखाई देता है, जहाँ गगन से सूर्योदय के प्रकाश का अमृत झरता है। आसमान से क्या लगता है? सूर्योदय के प्रकाश का अमृत गिर रहा हो। किरणें फूटती हैं, रश्मि सेतु सूर्य से लेकर धूपगढ़ की चोटी तक बन जाता है। इसे देखना अच्छा लगता है। इस रश्मि सेतु पर चलकर सूर्य तक कोई विरल ही पहुंच पाता है। तो यहाँ जो पहुंचने वाले होते हैं, 100 में से एकाध ही होते हैं जो इस धूपगढ़ की चोटी पर पहुंचकर इस मनोरम झांकी का दृश्य देख सकते हैं।
प्राची के हिरण्यगर्भ से बालारूढ़ की जन्म बेला की प्रतीक्षा में विश्वमोहिनी शक्ति जैसे जाग गई हो। क्षितिज पर पतली सी रेखा उभरती है और बालक की किलकारियां दिशाओं तक फैल जाती हैं। तो क्या होता है, जब सूर्य निकलता है तो हमारे चारों तरफ पतली पतली सी रेखाएं क्षितिज पर धरती पर फैल जाती हैं और उसी समय सबका उठना होता है। सभी अपने अपने दिनचर्या को शुरू करते हैं। पक्षी उसी किलक को अपने स्वरों में भरकर आकाश में उड़ जाते हैं। पक्षी उठकर क्या करते हैं, कलरव शुरू कर देते हैं, चहकना शुरू कर देते हैं। क्षितिज पर भुवन भास्कर की पहली रेखा जैसे किसी बालक ने पूरब की स्लेट पर स्वर्णिम पेन की लकीर खींच दी हो। ऐसे लगता है जैसे सोने के पेन की लकीर खींची गई हो, जिसका बीच का भाग ऊपर की ओर हल्का सा उठा हुआ, जैसे अंधेरे की महासमुद्र में आती हुई उषा का जल सतह पर सुनहरे रंग का केश बंध दिखाई दे रहा हो। तो ऐसे लगता है जैसे क्या हो रहा है, उसके बाल केश जो हैं सुनहरे रंग से बंधे हुए हों। जैसे युद्ध में विजय के बाद भारतवर्ष ने अपने विजय प्रतीक स्वर्णिम कटार प्रकृति की महाटेबल पर रख दी हो। ऐसे लगता है कि जैसे युद्ध में कोई विजय प्राप्त करके अपनी स्वर्ण की सोने की कटार मतलब तलवार को टेबल पर रख दिया हो। जैसे संतरे की रंग भरी फाँक रात्रि में उषा की हथेली पर धर दी हो। लेखक ने कितनी सारी उपमाएं दी हैं कि संतरे की कली बना दिया, संतरे की कली की फाँक। ऐसे लगता है जैसे सूर्य को हथेली पर रख दिया हो, आसमान की हथेली पर रख दिया हो। धीरे धीरे आदित्य तरबूज की फाँक सरीखा आधा उभर आता है। अब उसने तरबूज की फाँक बताया है कि तरबूज की एक कली के अनुसार कली रूपी ऐसे लगता है सूर्य की तरबूज की तरह वह बाहर निकल रहा हो, फाँक की तरह। उषा का जैसे भाल साफ निकल आया हो। भारतवर्ष की स्वतंत्रता की अर्धशती जैसे सूर्य गोलक बनकर महानिलय में झांक रही हो। और फिर सूर्य बिंब जैसे कुमकुम नहाया कलश किरण पूरित चौक पर धर दिया हो। कैसे लगता है जैसे जो चौक पूरा जाता है उस पर कुमकुम लगा हुआ कलश उस पर रख दिया हो। या महाकुंभकार ने लाल मिट्टी का घड़ा अंधेरे में सड़क पर त्रसित मानव की तृषा तृप्ति के लिए भर दिया हो। भूमंडल पर जितने भी सेवाभावी मनुष्य हैं उनकी निष्कलुष गैरिक वासना सेवा भावना स्वर्ण कलश से चमक लेकर मूर्त हो उठी हो। तो बहुत सारी उपमाएं देकर लेखक ने यहाँ बताया है इसकी सुंदरता को। धूपगढ़ के सूर्योदय क्षण के प्रत्येक दृष्टा ने अपने नील कुसुमित आँखों में आज लेना चाहता है। सारी वनस्पति अपने प्रणाम सूर्य को अर्पित कर देती हैं। माधवी लताओं के हाथों में फूल आ जाते हैं। बनेली गंध सुबह की हवा में घुलकर सुमनों का स्पर्श करती है और क्षण दो क्षण में वह सौरभित पवन रूखे गालों और सूखे बालों में वह भरने लगता है। सूर्य की प्रातः लालिमा कण कण तक पहुंच जाती है। सब अंधेरे के समुद्र से निकलकर अपनी देह निथारने लगे, अपने अपने स्वरूप पहचानने लगे। सब अपने अपने रंग में पुनः रंग जाते हैं। सकल वनस्पति चेतना सूर्य स्थित महाचेतना से संवाद करने लगती है। प्रातः की धरती का ये वह सौंदर्य शब्दों में अट नहीं पाता। वह रूप राशि इच्छाओं की लताओं सी देह यष्टि उभरे वृक्ष भागों पर हवा की लहर से कांपते हुए घास पात के केस पुंज अल्हड़ ठवने पक्षियों भौरों के मिस गुनगुनाते अधर सुरभित सांसों में अपनत्व की उष्णता नुपुरों के कण आह्लादन लय प्रकृति चेतन सौंदर्य का यह सप्तवर्णी ज्वार कब कोई
अपने हृदय में पूरी तरह समेट सका है। तो यहाँ लेखक प्रकृति के सुंदर वर्णन को करते हुए कह रहा है कि सुबह का वह समय जब सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, तब उस समय प्रकृति भी अपने कार्य को शुरू कर देती है। समुद्र निकलकर अपने आप लहरों में उछाल मारने लगता है और वनस्पति अपने आप में खिलकर बाहर निकल के आती है, फूल खिलने लगते हैं, सौंदर्य की छटा बिखरने लगती है, चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षी भौंरे गुनगुनाने लगते हैं, सभी अपने काम को शुरू कर देते हैं। सुबह की छटा बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ लेखक कर रहा है। तो ऐसे सुंदर वर्णन को लेखक ने एक ज्वार भाटे की तरह बताया है कि जैसे ही सूर्य निकलता है वैसे ही एक ज्वार सा निकल के सामने आने लगता है। मधुरमा के देश को जाने कि यह धूपगढ़ी गमनशीलता चेतना की सारस्वत यात्रा की पूर्व पीठिका सी लगती है। झंझटों के झुरमुटों से निकलना, जीवन संघर्ष की गहरी अथाह नदी को पार करना, शून्य शिखरगढ़ की चढ़ाई में अनहद नाद की ध्वनि की झनकार का कण पदों से टकराना, मन के श्रृंगार का नीचे और ऊंचे छूटते हुए चले जाना, पारद सिराओं का शांत होकर चेतना की भाव भूमि पर नतसिर होना, तर्क पीड़ित बुद्धि की से जड़ता का भर जाना, दाह पीड़ित लहराते मदमाते शीश का भूल लुंठित होना, मचलते हरिण शावक से हृदय को उन्मुक्त धरा पर नवल गति मिल जाना, अकिंचन सूखते से तृण बिटप में नवल किशलय का पल्लवन होना, फिर अगरु वासित मलय शीतल सप्तपर्णी विटप की छाया में चेतना का विश्राम करना और तिमिर के ज्वर में डूबी मानवता की हथेली पर गर्भ उन्नत अडिग जलते दीप का धर देना। बस ऐसा ही आभास धूपगढ़ के गर्भोन्नत और अचंचल शिखर पर पहुँचते हुए होता है। वहाँ से चेतना का रुख स्वर्ग सरी की कल्पित भूमि पर पहुँचने का नहीं, बल्कि अनुपात पूरे तप्त जलती मानवता की मुक्ति की ओर हो जाता है। तो लेखक कह रहा है कि यहाँ पर सांझ और सुबह का मनोरम दृश्य बहुत ही सुंदर है और बहुत ही देखने लायक है। आगे पंक्तियाँ हैं। धूपगढ़ की सांझ महाचेता के मनोमय कोश के अनुराग का राग है। दिवस की प्राण बल्लभता सांझ अपने विराट लीला के अतीन्द्रिय सौंदर्य से सब पर सम्मोहन का आवरण डालती है। विश्रांति का मलयज चीर सबको भेंट करती है। दिवस के संघर्ष सूर्य वटोही को अपने अंक में सुला देती है। तो यहाँ सांझ के बारे में लेखक कह रहा है कि सांझ क्या करती है, सभी को शांति प्रदान करती है और अपने आप में दिन भर किए गए संघर्ष में आरामदायक स्थिति में सुला देती है। धूपगढ़ के शीर्ष से हजारों कोसों दूर यह ममत्व उत्कर्षण पश्चिम क्षितिज पर होता है। तो सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से, और डूबता कहाँ है? पश्चिम में। तो यह लेखक कह रहा है कि यह मनोरम दृश्य कहाँ होता है? पश्चिम में होता है, जिसकी विस्मय विमुग्ध लोह लहरियाँ तृण लता बिटप से लेकर गिरी खोह नदी समुद्र महल कुटी तक फैल जाती हैं। तो यह छटा जो है सारे में फैल जाती है, चाहे वह पर्वत पहाड़ हो, नदी तालाब हो, महल कुटियाँ हो, कहीं भी हो, सभी जगह यह घटा देखने को मिलती है। तमतमाते दिवस के अवसान बेला में सब कुछ शांत हो जाता है। अवसान मेला
मतलब दिन भर की तेज निकली हुई धूप में जब सांझ होती है तो सभी कुछ शांत नजर आता है। वनस्पतियां भी शांत रहती हैं, पक्षी भी शांत होते हैं और सांसारिक प्रपंच मतलब जो कुछ भी दिनचर्या में चल रहा होता है सब कुछ क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। श्वेत वर्णी दिवस नभ की नीलिमा शांत हो जाती है। अनकथी उड़ान झुरमुट की भी में भी शांत हो जाती है। तेज दौड़ शांत हो जाती है। थरथराती आवाजें शांत हो जाती हैं। दिन डूब रहा है, सांझ हो रही है। धूपगढ़ से लेकर सांध्य क्षितिज तक फैली इस सतपुड़ा भूमि पर नील कबरी के नुपुरों की धूलि कण तैरने लगती है। अब शांत होती है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। इस विशाल वन प्रांतर में प्यासे बंजारे सा भूला बटोही आवाज लगाता है। तो जो इस घने जंगल में अपने आप को समय पर अपने जो रुकने का स्थान है वहाँ नहीं पहुँचा पाता है तो क्या होता है, वह भूल भटक जाता है और इस घने जंगल में आवाज़ लगाता है। दिशाओं का प्रत्युत्तर में प्रति आवाज़ देती है। नभ का जगमगाता प्रभाकर बुझ जाता है। जो सूरज है वह बुझने लगता है, शांत होने लगता है। द्वार पर का टिमटिमाता दीपक उस बटोही को आमंत्रण देता है। तो द्वार पर जो बिजली लगी होती है, रोशनी दिखाई देती है, वह क्या होती है, उस राहगीर को बुलाती है। धूल धूसरित थके हारे पांव दरवाजे पर आकर थम जाते हैं और जो बटोही है वह चलकर अपने दरवाजे पर आकर रुक जाता है। पीड़ा से छटपटाती देह स्थल होकर प्राण वल्लभा के अंग में गिर जाता है। कंपित अंधेरों का मौन मृगधार बनकर फूटता है। मृग मरीचिका की काली छाया में से अपने अस्तित्व को संभालते हुए जीवन का मंदिर चांदी सा उभरता है, जिसके सत्कर्म के स्वर्ण कलश की चमक नीले आकाश में वाष्व चमकती है। यह सांझ पृथ्वी को अमृत सोम शीतलता दुग्ध धारा देने वाली है। तो सांझ क्या होती है, बिल्कुल शांत होती है, शीतल होती है, सुंदर होती है, अमृत के समान होती है। यह बनेले पशुओं की जागरण बेला है। वन में जो रहने वाले पशु हैं वह क्या करते हैं, रात में जागते हैं। इसमें मनुष्य जीवन की आलस भरी होती है और मनुष्य क्या होता है, शांति से होता है, आराम करने की स्थिति में होता है। तो इसने पशुओं की अंगड़ाई भी है, जो हिंसक पशु हैं उनकी अंगड़ाई भी है। मनुष्य और मनुष्यतर जीव इसकी अतिथिशाला में विश्राम कर सूर्य की पहली किरण के साथ पुनः धरती को नापने हेतु उत्फुल्ल होते हैं। तो जो मनुष्य होते हैं वह इस बेला में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और सुबह सूर्य की पहली किरण से ही उस धूपगढ़ की चोटी को नापने के मतलब उस पर चढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। जो जंगल का राजा का अपनी कर्णभेदी दहाड़ से सारस वर्णी जीवों की सांसोच्छेदन में तत्पर होता है। जन्म और मृत्यु प्रकृति के लिए दो सहज स्थितियां हैं। उसका यह खेल उसके लिए दोनों ही सुख और दुख में का कारण नहीं है। सुबह और सांझ की प्रकृति की सहजात गति है। इस महानिलय में भोर और सांझ पलक उठाने से और गिरने के सिवा और कुछ नहीं है। सुबह की लालिमा में ना तो प्रसन्नता होती है, ना ही सांझ की पीठाभ में उदासी। प्रकृति सुख और दुख से परे ही वह नियमता है। सुबह और सांझ उसी नियमता प्रकृति की ऊंधी ऊंधी आँखें जिनमें श्वेत रत्नार रस रहस्य भरा है। उस रहस्य की बूर गंध पृथ्वी पर वनस्पति सृष्टि और जीवन की सृष्टि में फलित होती है। सुबह का बरसता हुआ अहेतुक वात्सल्य ही सृष्टि का जीवन है, समय चक्र है, इसका आदि अंत नहीं है। सुबह सांझ ना उदय है ना अंत है, दोनों ही समय चक्र में नव्य और शुभ्र जोड़ने
कि अनुरागमयी बेलाएं हैं। तो यहाँ क्या है, लेखक कहता है कि ना ही सुबह हमको थकाने वाली है, ना ही सांझ हमको विश्राम देने वाली है। दोनों ही निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। लेखक कह रहा है कि उनसे हमको घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करते हुए हमको निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।